नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चले दोस्तों आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों ये कहानी है संतोष जी की भेजी हुई। सब्सक्राइबर है हमारे, बिहार के मुजफ्फरपुर के आसपास के रहने वाले हैं और इनकी जो एक घटना है, कहानी है, साल 2003 की है। तो आखिर संतोष जी के साथ में ऐसा क्या हुआ था, आइए चलते हैं उनकी कहानी पर, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर संतोष जी की उस रात बात क्या हुई थी। दोस्तों मेरा नाम संतोष है। मैं ये जो घटना बता रहा हूँ ना, तब मेरी उम्र 23-24 साल की रही होगी। मैं बिहार का रहने वाला और मैं पास के शहर से अपने गांव जा रहा था बस के थ्रू, लेकिन काफ़ी लेट हो गई थी। मैं ऐसा उलझा हुआ था कि जब मैं बस पकड़ता हूँ मुझे ध्यान आ जाता है कि अब क्या होगा। अब तो रात हो गई है, अब कहाँ शरण मिलेगी। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँ, लेकिन रास्ता निकल नहीं पाता है। और तब मुझे लगता है कि इस शहर में मेरा कोई जान पहचान है नहीं, मैं रुकूंगा तो कहाँ रुकूंगा, अनजान जगह है। इससे बढ़िया तो अपने गांव की ओर चलते हैं। मैं जानता था कि जहाँ बस स्टॉप है, जहाँ मेरी बस उतारेगी, वहाँ पर 2-4 दुकानें मेरे गांव के आसपास की बनी हुई थी। कच्ची पक्की दुकानें थी, कोई मिठाई की, कोई पान बीड़ी की, ऐसी ही दुकानें थी। मैं जानता था कि वहाँ पहुँचते हुए मुझे लेट हो जाएगा, 11 बज जाएगा, लेकिन मैंने हौसला किया, बस में सवार हो गया। और फिर राम भरोसे अब मैं उस बस में सफ़र करने लगा कि जो होगा देखा जाएगा। और सच कहूँ ना, मैं भूत प्रेत से बहुत डरता था, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र था कि इतनी उम्र तक मुझे भूत प्रेत का कभी दर्शन नहीं हुआ था, ना मैं ऐसा कभी होने देना चाहता था। लेकिन उस रात जब अपने बस स्टॉप पर पहुंचता हूं, तो एक तो अंधेरी रात और ऊपर से बारिश शुरू हो चुकी थी। बारिश तो बीच रास्ते में शुरू हो गई थी, रुक रुक करके चलती जा रही थी। और जब मैं अपने स्टेशन यानी बस स्टॉप के आसपास जब पहुंचता हूं, तो बारिश तो बहुत तेज तेज होने लगी थी। बस वाला कहता है कि भाई यहाँ रुकोगे तो भीग जाओगे, चलो आगे तक चलो। मैं कहता हूँ भाई मेरा गांव यहाँ से पास में है, मैं आगे क्यों जाऊँ। फिर मैं बस वाला को बोलता हूँ भाई बस रोक दो, मुझे यहीं उतरना है। अब वो बारिश तगड़ी पड़ रही थी, मैं उतर तो गया, लेकिन भीगते हुए एकदम सेकंडों नहीं लगा। पानी जैसे मेरे ऊपर कोई बाल्टी के बाल्टी उछाल दिया हो। मैं एकदम पानी से तारोबातर हो गया था। शुक्र यह था कि मेरा जो बैग था पिट्ठू प्लास्टिक का था, मतलब उसमें अब पानी नहीं आना था, वाटरप्रूफ था। मेरे कागजात वगैरह बचे हुए थे, मैं उनको बड़ा यत्न से संभाल कर रखा हुआ था। मैं गया था एक नौकरी के सिलसिले में, लेकिन नौकरी जब हाथ नहीं लगी तब मुझे लौटना पड़ा था। ऐसी वजह से मुझे आज लेट हो चुका था। आखिरकार मैं भागते हुए उन दुकानों की तरफ देखता हूँ तो हर दुकान में अंधेरा दिखाई देता है, मतलब आज दुकान बंद हो चुकी है। लेकिन तभी मुझे दिमाग में आता है कि हाँ, ये तो 8 बजे के आसपास ही दुकानें बंद हो जाती हैं और अपने अपने सामान समेट करके जिसके पास जो साधन है उस साधन से अपने गांव पहुंच जाते हैं और फिर तड़के सुबह में सारा सामान लेकर के आ जाते हैं। ऐसे ही लोग करते थे। मैं काफ़ी खौफ में हो जाता हूँ, लेकिन अब बारिश से बचना था और वैसे तो भीग भी गया था। लेकिन वहाँ से गांव जो मेरा था ना, नज़दीक नहीं था, कम से कम 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था। अगर मैं बारिश में भीगते जाता तो मेरी तबीयत ज़रूर ख़राब हो जाती, और ऐसा तो मैं चाहता भी नहीं था। कुछ कपड़े थे मेरे बैग में। अब मैं सोचा कि चलो किसी दुकान में, झोपड़ी जो बनी हुई है, किसी में जा कर के अब गीले कपड़े चेंज कर लेता हूँ और साफ़ सुथरा कपड़े पहन लेता हूँ ताकि मैं बीमार ना पड़ सकूँ। और ऐसे ही करता हूँ, एक झोपड़ी में जाता हूँ और अंधेरा तो होता है, लेकिन मैं आइडिया से सब कुछ काम करता हूँ और बाकी से जो रोशनी का इंतज़ाम, जो बिजली कड़क रही थी, वो कर देती थी। आखिरकार मैं अपने कपड़े पहन करके, जो सूखे हुए कपड़े थे, अब मैं इंतज़ार करने लगा कि बारिश रुके तब मैं अपने गांव का रास्ते पर चल सकूं। लेकिन ऐसा मेरी किस्मत में उस टाइम लिखा नहीं था। बारिश जो थी ना, रुकने का नाम नहीं ले रही थी और तेज होती गई, हवा भी तेज होती गई। अब तो जो उस झोपड़ी में, जो कच्ची पक्की झोपड़ी थी,
वो तो जब तेज हवा आती ना तो ऐसा लगता था कि उखड़ जाएगी, उड़ के चली जाएगी। हाँ, मैं कई बार ऐसा महसूस किया था। तब मैं उस झोपड़ी को पकड़ लेता था, उसके बम्बू को हाथ से पकड़ करके, कि भागने ही नहीं दूंगा। यही तो मेरा छत है, अगर छत ही उड़ जाएगा तो मैं तो फिर भीग जाऊंगा। ऐसा ही खेल मेरे साथ में अब घंटों तक चलता रहा। कभी तेज बारिश आती, कभी तेज हवा आता। अब मैं सबको बर्दाश्त करते हुए उस झोपड़ी में शरण लिए हुए था। अचानक एक खांसी की आवाज़ सुनाई देती है। खांसी की जो आवाज़ है ना, किसी औरत की है, जैसे कोई बूढ़ी औरत है। और उसी झोपड़ी में जिसमें मैं था, लेकिन मैंने उसको देखा नहीं था अभी तक। जैसे ही खांसी की आवाज़ सुनाई पड़ती है, मैं चौंक जाता हूँ। आंखें फाड़ फाड़ कर अंधेरे में देखने की कोशिश करता हूँ, और जब बिजली चमकती है और उसकी जब रोशनी झोपड़ी में पहुँचती है, तब मैं देखता हूँ कि एक कोने में बूढ़ी औरत बैठी हुई है और वही खांस रही थी, लाल कपड़ों में। देखने में उम्र 50 से 70 साल के आसपास का हो सकता है। मैं जब उस बूढ़ी औरत को देखता हूँ तो आश्चर्य में पड़ जाता हूँ। मुझे लगा कि ये बूढ़ी औरत कब आई। मैं तो पहले आया हूँ, तब तो यहाँ कोई नहीं था। अब फिर मन करने लगा कि नहीं, ये हो सकता है मेरे आने से पहले से हो। मैं अंधेरा था इसलिए मैं देख नहीं पाया। आइए चुपचाप शांत पड़ी होगी, डर से डर गई होगी कि ना जाने कौन आ गया। तब मुझे उस बूढ़ी पर दया आने लगा। अब मैं उस बूढ़ी से पूछता हूँ कि अम्मा जी, आप कौन से गांव की हो और आप यहाँ बारिश में कैसे फंस गई? रात में आप अकेले क्यों निकली? आपके परिवार के लोग कहाँ हैं? बूढ़ी खांस रही थी। अब फिर जो बोल रही थी ना, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। उसकी आवाज़ बिल्कुल स्लो थी और कुछ ऐसा आवाज़ में से अब सुनाई नहीं पड़ रहा था। तब मैं उसके नज़दीक पहुँचता हूँ। अब बूढ़ी अम्मा से बात करता हूँ कि अम्मा, आपके परिवार वाले कहाँ हैं? कौन से गांव की हो और यहाँ आप कर क्या रही हो? कहाँ से आई हो? कहाँ जाना है? मैं बहुत सारे सवाल उससे पूछ बैठता हूँ। और तब बूढ़ी अम्मा खांस खांस के बताने लगती है कि बेटा, मैं फलाने गांव से आई हूँ और मैं शहर गई थी, लेट हो चुका और तब तक बारिश आ चुकी थी। और तब मैं बारिश से बचने के लिए झोपड़ी में आके बैठ गई। मुझे लगा कि अम्मा सही कह रही है, ये मुझसे पहले से बैठी हुई है जब बारिश स्टार्ट हुआ था। तभी ये सूखी हैं, अब इनको बारिश का कोई असर नहीं है। तब मैं कहने लगा, अम्मा, अब तो लगता है कि हम दोनों को अब रात भर बैठना पड़ेगा, क्योंकि बारिश का जो असर चल रहा है ना, देख करके नहीं लग रहा है कि ये बारिश बंद होगी। तब अम्मा कहने लगी खांसते हुए कि हाँ बेटा, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। कब तक खड़े रहोगे? यहाँ बैठ जाओ, मेरे पास में कुछ बिछाने का है, और यहाँ आ जाओ, मेरे पास में ही बैठ जाओ, थक गए होगे। जब बूढ़ी अम्मा प्यार से बोलने लगती है ना, तो मुझे लगता है कि हाँ, ये दयालु हैं, इनको मेरी फिक्र है। चलो बूढ़ी अम्मा के पास में बैठ जाते हैं, और उनके पास में कुछ कपड़ा था जो बिछा देती है। कहती है बेटा, इस पर बैठ जाओ, नहीं तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। मैं बूढ़ी अम्मा के पास में बैठ जाता हूँ, उनको धन्यवाद करता हूँ। मेरे बैग में कुछ खाने पीने का था सामान, कुछ ऐसा ही था। मैं भूख भी लगा हुआ था। अब मैं सोचा कि बूढ़ी अम्मा भी खाई नहीं होगी, चलो हम दोनों मिल करके खा लेते हैं। मैं उस सामान को निकालता हूँ, अब बूढ़ी अम्मा को देता हूँ कि बूढ़ी अम्मा, आप भी कुछ खाइए, और मुझे भी भूख लग रहा है। अब ये तो बारिश का पता नहीं कब तक चलता रहेगा, अब तो हम लोग फंस गए हैं। अब तो सुबह ही हमें अब लगता है कि हम निकल पाएंगे। बूढ़ी अम्मा कुछ बोलती नहीं है। जो खाने का सामान था ना, अब उन पर हाथ साफ करने लगी। मैं कोई एक चीज़ खाता ना, तब तक वो 3 खा लेती थी। देखते ही देखते मेरा जो खाना था ना, सब कुछ खत्म हो चुका था। मैं तो बहुत कम खाया था, लेकिन उन्होंने कुछ ज़्यादा ही खा लिया था। और तभी मुझे संतोष था कि चलो, मैं किसी भूखी आत्मा को अब एक तरह से उनको भोजन दे दिया है। अब मैं तो बड़ा अंदर से खुश था। अब इंतज़ार के अलावा अब मेरे पास में काम ही क्या था। अचानक बाहर में कोई आता हुआ दिखाई दिया। ना तो कोई बस रुकी, ना कोई साधन रुका, और जो आ रहा था ना, बारिश में भीगता हुआ और हमारी झोपड़ी की तरफ। जब हमारे झोपड़ी के गेट पर पहुंचता है जिसमें हम रुके हुए थे, मैं देखता हूं कि सफ़ेद वस्त्र में एक वो भी अधेड़ व्यक्ति दिखाई दे रहा है, जो सर बिल्कुल गंजा है और बिल्कुल सफ़ेद कपड़ा पहने हुए है। दरवाज़ा पर आकर के खड़ा हो जाता है।
अब उस झोपड़ी में झांकने की कोशिश करता है, जैसे देखना चाहता हो कि इस झोपड़ी में कौन कौन है। और वो उसकी नज़रें लग रहा है कि अंधेरे में सब कुछ देख रही है। मुझे देखता है ना, मेरी आंखों से आंखें मिलती है तो मुझे झुरझुरी आ जाती है। ना जाने ऐसा क्यों होता है मेरे साथ में। और तब वो जो शख्स है ना, मुझे आवाज़ देता है, अरे बेटा इधर आओ, इधर आओ। मैं उठना नहीं चाहता था बूढ़ी अम्मा के पास से। मुझे लगा कि ये आगंतुक ना जाने कौन है, मेरे साथ में क्या करने वाला है। और देखने में पहलवान सरीखा था, मुझे डर भी लग रहा था। अब मेरे पास में ऐसा कोई कीमती सामान तो नहीं था, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि आगंतुक ना जाने कौन है, अब मुझे क्यों बुला रहा है। ये बारिश में भीग करके आया, लेकिन इसके वस्त्र क्यों नहीं गिले हुए। मैं जब बिजली चमकी ना, तब मैं देख रहा हूँ कि वस्त्र तो बिल्कुल सूखे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये चमत्कार कैसे हो गया। तब तक वो मेरी दूसरी बार बुलाता है, सुनो बच्चे इधर आओ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। उसकी आवाज़ में कोई जादू था कि मैं उस जादू में फंस चुका था। वो जब आवाज़ देता है ना, मैं अपने आप उठने लगता हूँ। और तब तक बूढ़ी अम्मा मेरी हाथ पकड़ लेती है, खांसते हुए कहती, नहीं तुम नहीं जाओगे बाहर, तुम उसके पास में मत जाना, वो खतरनाक इंसान है, तुम्हें वो मार डालेगा, तुम मेरे पास में रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। मेरे हाथ पकड़ के दोबारा उसने मुझे बिठा दिया। और तब मैं उस बूढ़ी अम्मा का ताकत का अब मैं पहचान किया कि हाँ, इन बूढ़ी हड्डियों में अभी जान बाकी है, अभी तो इन हाथों में ताकत है। मैं भी कम नहीं था, मेरा भी वजन सही था, लंबाई चौड़ाई सही था। तो मैं बूढ़ी अम्मा का खींचने से मैं एकदम बेबस हो गया था, मुझे ज़मीन पर बैठना पड़ा। और तब वो अधेड़ व्यक्ति जो दरवाजे पर खड़ा था, मुझे तीसरी बार आवाज़ दिया कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ नौजवान, तुम मेरे पास में आओ। तुम वहाँ क्या कर रहे हो, मेरे पास में जल्दी ऐसे आ जाओ। आवाज़ में जादू था। अब मैं उसकी आवाज़ सुन करके उठ जाता हूँ, और तभी बूढ़ी अम्मा फिर मेरी बाजू खींचती है, नहीं नहीं, तुम वहाँ से उनके पास नहीं जाओगे, वो खतरनाक इंसान है। फुसफुसाती हुई मुझे अब बोल रही है कि तुम मेरे पास में सुरक्षित रहोगे, तुम उसके पास मत जाओ, वो ठीक आदमी नहीं है, ठीक इंसान नहीं है, तुम मारे जाओगे, तुम फंस जाओगे। लेकिन इस बार वो जो आवाज़ मुझे दिया था ना, वो आवाज़ में जादू था। मैं बूढ़ी अम्मा का हाथ को झटक देता हूँ, कह रहे छोड़ो, और मैं जादू में बंधा हुआ दरवाजे पर पहुँच जाता हूँ। और तब मैं नज़दीक पहुँचता हूँ ना, तो मुझे एक इत्र की खुशबू महसूस होती है। एक सेंट खुशबू जो होता है ना, मुझे लगा कि इसके वस्त्र से आ रहा है। सफ़ेद वस्त्र जो पहन रखा है अधेड़ व्यक्ति, और उसके वस्त्र से आ रहा है। मैं उसके बिल्कुल पास जाके खड़ा हो जाता हूँ, और तब मुझे अपने पीछे कर लेता है, जैसे वो बूढ़ी औरत से छिपाना चाह रहा हूँ। मैं तो उस टाइम एकदम जादू में बंधा हुआ था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि अब यहाँ क्या होने वाला है। अब फिर जैसे ही वो ललकारना शुरू करता है उस बूढ़ी औरत को, तू फिर यहाँ पर आ गई, तुझे तो मैं कितनी बार मना कर चुका हूँ कि देख, हमारे एरिया का छोड़ करके तू कहीं पर जा, मैं तुझे रोकूंगा नहीं, लेकिन तू मेरी एरिया में कैसे घुस आई? तू इस बालक के साथ में क्या खेल खेलने वाली थी? क्या तू इसका भी जान लेना चाहती थी? तू ऐसा ही करने वाली थी ना? सही कहूँ ना कि मेरे रोम रोम कांप गए थे जब मैं उसकी भारी आवाज़ सुनता हूँ, उस बूढ़ी औरत को ललकारता हुआ ये सब बोल रहा है। बूढ़ी औरत एकदम फुर्ती से उठ के खड़ी हो गई। बिजली चमक रही थी, बाहर बारिश हो रही थी, और झोपड़ी में अंधेरा होने के बावजूद जो बिजली चमक रही थी, मैं साफ साफ देख रहा था। मैं देख रहा था कि वो जो बूढ़ी औरत मुझे दिखाई दी थी, अब उसका रंग रूप सब कुछ बदल चुका था। देखने में एक जवान और खूबसूरत महिला लग रही थी। उम्र 30 के आसपास का अब दिखाई दे रहा था, लाल साड़ी पहने हुए। मैं जब देखता हूँ ना, तो मैं एकदम खौफ में भर जाता हूँ। मुझे अब अंदाज़ा हो जाता है कि ये औरत मेरे साथ में कुछ न कुछ करने वाली थी। तभी तो मेरे बाह पकड़ करके दोबारा खींच रही थी, बिठा रही थी, और मुझे कह रही थी कि वो इंसान तुझे मार डालेगा, तुम उसके पास मत जाओ। लेकिन वो तो खुद ही एक चुड़ैल निकली। मैं बहुत भयभीत था, डरा हुआ था, और इधर वार्तालाप चल रहा था। वो जो अधेड़ व्यक्ति था उसको डांट रहा था, डपट रहा था, कह रहा था तो इसी वक्त हमारे एरिया से निकल जा, कभी भूल से
हमारी एरिया में कदम मत रखना, इसी में तेरी भलाई है। और जैसे ही ये बातचीत ख़त्म होती है, जो औरत मुझे साफ साफ दिखाई दे रही थी हवा में गायब हो जाती है। इसके बाद वो जो शख्स था, दृढ़ व्यक्ति, अब मेरी तरफ मुड़ता है और कहता है, बेटा तुम रात को यहाँ पर क्या कर रहे थे? बारिश हो रही है ना, तो तुम आए क्यों? मुझे वो अब सुनाता रहता है, बातें करता रहता है और मैं उसकी बात सुनता रहता हूँ। और वो मुझे बार बार समझा रहा था कि तुम्हें मालूम नहीं है कि इस एरिया में अमावस की रात को यहाँ कोई रुकता नहीं है। और तब मुझे समझ में आया कि आज तो अमावस की रात थी और तभी इतना अंधेरा। खैर बारिश का टाइम था, अंधेरा तो होना ही था, ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन मैं कब अमावस है कब पूर्णिमा है मुझे तो बिल्कुल ध्यान होता ही नहीं था, ना इनके चक्कर में पड़ना चाहता था। लेकिन मैंने ज़रूर सुना था, मैं अपने गांव में उन्हीं दुकानदारों के मुंह से सुना था कि अमावस की रात को हम वहाँ रात को रुकते नहीं, वहाँ पर भूतों का आतंक हो जाता है। अमावस की रात को वहाँ आसपास के जो कब्रिस्तान है, शमशान है, वहाँ से भूत प्रेत आ जाते हैं और हमें तंग करते हैं। कई बार हमारी जान जाते जाते बची है। हाँ, तब मैं इनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था। मुझे लगा कि ये लोग ऐसे ही मजाक करते होंगे। भूत प्रेत को मैं मानता था, ये बात नहीं थी, मैं मानता जरूर था, लेकिन ऐसा इनके साथ में होगा मुझे विश्वास नहीं था। लेकिन आखिर ये शख्स कौन था जो मुझे बचाया था उस रात को? तब वो कहने लगा, बेटा घबराओ मत, कुछ ही देर के बाद में बादल फट जाएंगे और देखना बारिश रुक जाएगी और तुम सीधे अपने गांव निकल जाना, यहाँ पर मत रुकना, किसी झोपड़ी में जाने की जरूरत नहीं है, तुम सीधा अपने गांव की तरफ निकल जाना और मैं तुम्हें सुरक्षित पहुंचा दूंगा, तुम चिंता मत करना। और वही होता है आधे घंटे के इंतजार के बाद में। और तब तक मैं बहुत डर चुका था। मुझे लगा कि ये कौन सा शख्स है भाई? भूत प्रेत जैसा शकल नहीं था, देखने में इंसान जैसा पहलवान सरीखा, सर पर बाल जरूर नहीं थे। आखिरकार आधे घंटे के बाद बादल फटता है और बारिश रुक जाती है। और तब वो कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें आधे रास्ते तक छोड़ देता हूँ और उसके बाद तुम निकल जाना। वही मैं करता हूँ। उस जो इंसान था ना, मैं अब विश्वास कर लेता हूँ। मुझे लगा कि हाँ, इसी इंसान की वजह से मैं आज बचा हूँ। विश्वास तो मुझे करना ही चाहिए। आधे रास्ते तक वो इंसान मुझसे बातें करते जाता है और मेरे बारे में पूछता है, कहाँ गए थे, अब किसके परिवार से हो, सब कुछ मैं बताता रहता हूँ। कब वो आधा रास्ता कट जाता है मुझे पता ही नहीं चलता है। और तब वो रुक जाता है और कहता है, बेटा अब निकल जाओ, अब कोई डरने की जरूरत नहीं है, आराम से घर जाना, लेकिन ध्यान रखना रात के टाइम अकेले मत निकला करो। इसके बाद मैं वहाँ से जो दौड़ता हूँ ना, घर आके दम लेता हूँ। घर के लोग मुझे देख करके आश्चर्य में पड़ जाते हैं, अरे बारिश की रात में अब शहर में रुक जाते। मैं क्या बताता कि मैं किस मुसीबत में पड़ा था। और आखिरकार मैं पूरी बात बताने लगता हूँ। और तब मेरी मम्मा कहती है, मालूम है मेरा नाम लेकर संतोष, वो जो शख्स था ना, तुम जानकारी अब कर सकते हो कि कौन हो सकता है? मैंने बोला नहीं, लेकिन इतना जरूर मैं जानकारी रखता हूँ कि वो भले इंसान थे। अगर उन्होंने मेरी जान नहीं बचाई होती तब मैं मान सकता था कि वो बुरे हो सकते थे, लेकिन उन्होंने मेरे लिए चुड़ैल से अब सामना किया था, लड़ाई किए थे और उस चुड़ैल को वहाँ से भगा दिए थे, तो एक तो भले मानुस थे। तब मेरी माँ कहती है कि वो मेरे घर के देवता हैं। जब ये बात बोलती है ना, तो मुझे विश्वास नहीं होता, लेकिन माँ और दादी के मुंह से मैं सुना था, जब दादी अम्मा आपस में बात कर रही होती, मैं बहुत पहले सुना था कि हमारे जो घर के कुल देवता है ना, हमारे परिवार के लोगों का रक्षा करते हैं और उनको ऐसा कुछ संकट महसूस होता है ना, तो वो दूर तक चले जाते हैं अपने परिवार की रक्षा के लिए। तब मुझे एहसास हुआ कि शायद अम्मा बात सही कह रही है। आखिर वो जो अधेड़ व्यक्ति थे, बिना निस्वार्थ भाव के हमारे पास में आए थे, मेरी जान बचाई, उस चुड़ैल को वहाँ से भगाया, तो आखिर हमारे घर के कोई अब देवता ही होंगे, कुल देवता होंगे, कुछ और होंगे, लेकिन होंगे ही हमारे घर के ही। मुझे विश्वास हो जाता है। और उसके बाद मैं सही कहूँ ना, मैं तो अकेले जाने में रात को डरता हूँ, आज भी डरता हूँ। उस जगह पर खास करके अपने बस स्टॉप पर
मुझे लगता है ना कि वो चुड़ैल आसपास में मेरी ताक में लगी होगी। तो दोस्तों, ये थी संतोष जी की भेजी हुई घटना। ये घटना आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है, कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम, मेरे व्हाट्सएप नंबर, मेरी मेल आईडी पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को आप मुझे शेयर कर सकते हो। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं ना कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।